अरे भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉलेज एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछला एपिसोड देख लें, क्योंकि मिंगतियान जंग मर गए यार। क्या बोलूँ मैं। कोई नहीं, होगा कुछ, तबाही होगी। चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पिछले एपिसोड जरूर देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और क्या यार, 103 से सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे हैं, आगे तो कुछ करो भाई, जैसे सब्सक्राइबर भी बढ़े हैं हमारे। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में, इस वॉस्ट लैंड पर एक ट्रू इमॉर्टल भी मौजूद था, जो डेसोलेट बॉर्डर के ग्रेट बैटल के दौरान कभी सामने नहीं आया। इस वक्त इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। कम से कम सी हाउ को इतना पता था कि इमॉर्टल पैलेस में एक लिविंग इमॉर्टल मौजूद है। ये बात पहले ही कंफर्म हो चुकी थी। सी हाउ कुछ पल के लिए शांत हो गया, फिर उसने अपना सर उठाया। उससे पता था उसका 3000 प्रोविंस में लौटना अब सीक्रेट नहीं रहा होगा। बहुत से लोग इस बात को ऑलरेडी जान चुके होंगे, इस वजह से काफ़ी केयरफुल था। सी हाउ अपने करंट कल्टीवेशन लेवल की वजह से वो केयरलेस नहीं बनना चाहता था। वो ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने वाला नहीं था, इसीलिए किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचना चाहता था। 9 हेवेंस में रहने के दौरान माहौल काफ़ी पीसफुल रहा, ज़्यादा इंसिडेंट्स नहीं हुए। यहाँ तक कि जिन फैमिली जो पहले उसके अगेंस्ट थे, उन्होंने भी अपना ट्रबल क्रिएट नहीं किया। इसका रीज़न सिर्फ एक ही था। इस वक्त जिन ताइजून क्रिटिकल कंडीशन में थे और सक्लूजन में रिकवर कर रहे थे। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि डेसोलेट बॉर्डर बैटल के बाद सी हाउ की रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। ग्रेट कंट्रीब्यूशन इस्टेब्लिश किया था सी हाउ ने। इसी वक्त चाहे कोई सुप्रीम बीइंग ही क्यों न हो, वो पब्लिक और कल्टिवेटर्स की कलेक्टिव विल के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। मतलब भैया अभी कुछ नहीं कर सकता था, सभी लोग ऐसा था, ठीक है। शी हाउ ने कहा कि एक लिविंग इमॉर्टल का एग्जिस्टेंस हमेशा इंसान को अलर्ट रहने पर मजबूर कर देता है। 3000 प्रोविंस में आने के बाद भी उसे गार्ड डाउन नहीं करना था। तभी एक छोटा सा बच्चा लगभग 4-5 साल का, जिसका चेहरा राउंड और एप्पल जैसा था, ठीक है, कहता है, बिग ब्रदर हम कहाँ जा रहे हैं। ये सब बच्चे सी हाउ के बहुत क्लोज थे। कोई उसे अंकल कहता था, कोई बिग ब्रदर। इन बच्चों का फाउंडेशन और टैलेंट दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ये सब फ्यूचर के लिए प्रीशियस कल्टीवेटर्स या फिर कल्टीवेशन सीड्स थे, ठीक है। सी हाउ उनका ध्यान रखता है, चाहता था कि ये सब फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स बने। सी हाउ ने बताया कि वो कुछ लोगों से मिलने जा रहे हैं और उन्हें घर वापस ले लाना चाहता है। जब उसने अपनी लोकेशन कंफर्म की तो उसे पता चला कि ये जगह टीमन प्रोविंस से ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए उसने तुरंत डिसीजन लिया कि वह वहाँ जाकर अपने ग्रैंडफादर सी वोंगटियान को ढूंढेगा। उसके ग्रैंडफादर को लोग ग्रेट डेमोनिक गॉड यानी कि ग्रैंडपा 15 के नाम से जानते थे। वो आमतौर पर डेमन प्रोविंस की फेरी माउंटेन्स में रहते थे। सी हाउ घर लौटना चाहता था और अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहता था। बहुत साल बीत चुके थे, उसे नहीं पता था कि वो अभी भी वहाँ है या नहीं। उन दोनों ने ज़्यादा टाइम साथ में नहीं बिताया था, लेकिन सी हाउ जानता था उसके ग्रैंडफादर उससे कितना प्यार करते थे। उन्होंने कई बार उसके लिए अपनी जान तक रिस्क में डाली थी, चाहे लोअर रेलम के स्टोन कंट्री के बैटल हो या हायर रेलम में इमॉर्टल माउंटेन के साथ कॉन्फ्रंट्रेशन। हर जगह उनके एक्शन सी हाउ पर गहरा इम्पैक्ट छूटा था, ऐसा था समझ लो, ठीक है। बचपन में पिग्वो ट्रू ब्लड के लिए ग्रैंडपा 15 ने अपना एक हाथ तक खो दिया था। उसे क्लियरली पता चलता था कि वो उसकी कितनी परवाह करते थे। ग्रीन कलर की वॉरशिप आसमान में बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रही थी। उसे किसी एल्टर की ज़रूरत नहीं थी। वो सीधे क्लाउड्स और मिस्ट के बीच आगे जा रहा था। नीचे ज़मीन पर बड़ी रिवर्स और माउंटेन्स, ग्रेट सीनरीज दिखती जा रही थी। जल्दी ही वो डेमन प्रोविंस में एंटर कर गए। इस प्रोविंस का नाम डेमन प्रोविंस इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ ब्लैक ऑर्चिड माउंटेन का इनहेरिटेंस था। यहाँ ब्लैक सनफ्लावर उगते थे और इसे डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन भी कहा जाता था। यहाँ पावरफुल प्लांट टाइप कल्टीवेटर्स रहते थे। इसके अलावा ये प्रोविंस हमेशा से वॉर और केओस से भरा रहा। डेमन्स यहाँ लगातार घूमते रहे थे। वर्शिप धीरे हो गई। सी हाउ का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके ग्रैंडफादर अभी भी यहाँ है या वर्ल्ड ट्रैवल के लिए निकल चुके हैं। ये जगह एक
बड़ा प्लेट प्लेट आउट था जो बहुत ज़्यादा सूखा और लाइफलेस था, यानी प्लेट की तरह था, बहुत सूखा हुआ। ठीक है, आगे जाकर वॉल्केनो रीजन आया, फिर वॉरशिप से नीचे उतरा। कुछ वॉल्केनो एक्टिवेट थे, मैग्मा और स्मोक निकल रहा था, कुछ बिल्कुल शांत और ठंडे हो चुके थे। फिर ने आवाज़ लगाई लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। ग्रैंडपा 15 वहाँ नहीं थे। उसने देखा कि यहाँ काफ़ी टाइम से कोई नहीं रहा था। बस 3 सिंपल शब्द लिखे थे, रोमिंग द वर्ल्ड, मतलब मैं वर्ल्ड घूमने जा रहा हूँ, ऐसा था। ठीक है, ये शब्द उसके ग्रैंडफादर ने छोड़ रखे थे। इससे सीहाउ को रिलीफ मिला। इसका मतलब था कि वो सेफ हैं, सिर्फ वर्ल्ड ट्रैवल पर निकले हैं। सीहाउ वापस वॉरशिप पर आया। एक छोटी बच्ची ने पूछा, अंकल आपको ग्रैंडपा नहीं मिले? सीहाउ ने पहले कहा, फ्यूचर में मिलेंगे। वॉरशिप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक वॉइड हिला। एक ब्लड रेड वॉरशिप सामने आई जो सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये हेवनली कंट्री की शिप थी। बिना वार्निंग के एक स्वॉर्ड अटैक आया। सीहाउ ने सीधे उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। हेवनली कोर्टयार्ड का नाम सुनते ही उसका एटीट्यूड ठंडा हो गया। ये असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही क्रूअल और बेरहम थी। पास्ट में सीहाउ को भी उन्होंने टारगेट किया था। उसके दिमाग में अभी भी घोस्ट ग्रैंडपा की डेथ की यादें थी, जिसका संबंध भी हेवनली कोर्ट से था। इस बार सीहाउ ने मर्फी नहीं दिखाई। वॉरशिप डिस्ट्रॉय हो गई और उसके साथ सारे एसेसन्स भी खत्म हो गए। बाद में डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन का एक एल्डर भी आया। सिचुएशन समझ के तुरंत वापस भाग गया। सीहाउ ने डिसाइड किया कि अब वह डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन जाएगा। उसने अपनी वॉरशिप को श्रिंक करके संभाल लिया और फियरलेस लायन पर बैठकर सीधे वहां से निकल पड़ा। तभी इधर गोल्डन लायन ने गहरी सांस ली और छोड़ दी। ठीक है, गोल्डन स्मोक और मिस्ट चारों तरफ फैल गई। ये मिस्ट इतनी डेंस थी कि माउंटेन्स और रिवर्स सब कवर हो गए। पूरा सीन बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा था। ये गोल्डन लायन सीहाउ को लेकर क्लाउड्स के ऊपर से मूव कर रहा था। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग थी। गोल्डन मेन आगे के क्रॉस तक लटक रहे थे और पूरा लुक एक्सट्रीमली फ्यूरियस लग रहा था। ये लायन सिर्फ 3000 प्रोविंस में ही नहीं बल्कि 9 हेवंस में भी एक ग्रेट विशियस बीइंग माना जाता था। इसकी ब्लड लाइन रेयर थी क्योंकि फियरलेस लायन इसे इस प्रेजेंट एज में लगभग इंस्टिंक्ट हो चुके थे। प्रेजेंट एज में मतलब विलुप्ति के कगार पे थे, ऐसा था। ठीक है, इस स्पीसीज की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। ऐसे लायंस को माउंट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था। इस वक्त ये लायन गुस्से से भरा हुआ था। ये एक ग्लोरियस फियरलेस लायन था जिसने अपनी एंसेस्ट्री को ट्रेस किया था। ये वही स्पीसीज थी जिसने एंशिएंट टाइम्स में इमॉर्टल मॉन्क किंग को चैलेंज करने की हिम्मत रखी थी और अब इसी जनरेशन का इनहेरिटर किसी और का माउंट बना हुआ था। गोल्डन लायन ने एक जोरदार रोर किया। चाहे आसमान क्लाउड था, फिर भी रोर ने माउंटेन्स और अर्थ को दोनों को हिला दिया। सीहाउ ने उसे स्लैप करके रिस्ट्रेन ना किया होता तो उसकी रोर से निकली ग्रेट दाउ रिपल्स नीचे के माउंटेन और रिवर्स को तबाह कर सकती थी। फिर भी टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर तक का एरिया माउंटेन पीक और कांप उठे। एंशिएंट ट्रीज टूट गए। तेज विंड्स हर तरफ फैल गई। ये सीन बहुत शॉकिंग था। अब डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन सामने आ चुका था। ये जाइंट प्लांट कल्टीवेशन का होली लैंड था। मतलब जो प्लांट टाइप के कल्टीवेटर्स थे ना, उनका होली लैंड था। जैसा एक लड़की थी ना जिसे एनवीसेक ने मार दिया था यार, अभी हाल ही के एपिसोड में देखा, पूरा ग्रीन कलर की, वैसे लोगों को लिया। ठीक है, लाइफ फोर्स से भरे हुए। यहाँ डार्क लाइट फैली हुई होती थी और ऑस्पिशियस एनर्जी राइज कर रही थी। डेमोनिक सनफ्लावर रेस यही रहती थी। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल रेस थी जिसका ओरिजिन मिस्टीरियस था। नॉर्मली कोई भी उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता था। नाम डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन था, लेकिन ये जगह एक माउंटेन के अंदर थी जिसे ब्लैक ऑर्चिड माउंटेन कहा जाता था। 3 माउंटेन्स प्रोविंस में इस जगह की रेपुटेशन काफ़ी बड़ी थी। 3000 प्रोविंस में, ठीक है, ऐसा था। डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन का लॉर्ड, जिसे कुछ लोग डेमोनिक लॉर्ड कहते थे, बहुत स्ट्रांग था। उसकी मैजिकल फोर्स डीप और प्रोफाउंड थी। लेकिन जो लोग ज़्यादा जानते थे वो इस लॉर्ड के पीछे मौजूद ओल्ड सेक्ट मास्टर से और ज़्यादा डरते थे। वो ट्रू ओल्ड डेमन लॉर्ड था जिसकी पावर वर्ल्ड शॉकिंग थी। बस ये बात ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। वो ओल्ड डेमन लॉर्ड अभी भी जिंदा था। माउंटेन बहुत ही मैजेस्टिक और इम्पोसिंग थी। सीहाउ और गोल्डन लायन ब्लैक ऑर्चिड माउंटेन पहुंच चुके थे। माउंटेन गेट बहुत बड़ा था। उसके अंदर एंशिएंट ट्रीज एक के बाद एक खड़े थे। सन फेसिंग डेमोनिक सनफ्लावर्स
ब्लैक लाइट से चमक रहे थे। यहाँ स्पिरिचुअल एसेंस काफ़ी रिच थे। गोल्डन लायन ने माउंटेन गेट पर पहुंचते ही जोर से रोर किया। सीहाउ ने उसे फिर से नहीं रोका। वो लायन पर बैठा हुआ सीधे हेवन से नीचे उतरा ऐसा लग रहा था। क्लाउड्स और मिस्ट इस जगह तक फैल गई। गोल्डन लायन को देखकर लग रहा था जैसे कोई ग्रेट डेमन किंग आ गया हो। उसके रोर से पूरा माउंटेन गेट कांप उठा। जैसे ही लायन जमीन पर लैंड हुआ, गेट के सामने की लाइफस्टोन स्टेयर्स पूरी तरह कोलैप्स हो गई। कई डेमन्स क्लिफ स्टील्स एक्सप्लोड हो गए। रबल्स आसमान में उड़ गए। ये स्टेलेस नॉर्मल नहीं थे, इस पर मैजिक फोर्स लगी हुई थी और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बने हुए थे। नॉर्मली आउटर स्पेस से मेटेरॉइड्स भी गिर जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन गोल्डन लायन की लैंडिंग से निकली ऑरा से ही गेट को तोड़ दिया गया था। कौन है? गेट के पास खड़े गार्ड्स चिल्लाए। ये सब डेमोनिक सनफ्लावर रेस के एक्सपर्ट्स थे। उनके पीछे ब्लैक डिवाइन रिंग्स थे जो उनकी इननेट ब्लैक फ्लेम रिंग्स थे। आसमान से आवाज आई, पीछे हट जाओ, कुछ मत पूछो। ये सेकंड एल्डर की आवाज़ थी। वो पहले ही यहाँ पहुँचना चाहता था, लेकिन पीछे ही रह गया था। सब प्लांट कल्टीवेटर शॉक में आ गया। सेकंड एल्डर भी डरा हुआ था। ये कौन था? आखिर किसी ने पहचान लिया। ये हुआंग है, वही हुआंग। मतलब सभी का खौफ अभी भी दिल में है। ठीक है, सीहाउ के सीहाउ चुप रहा। गोल्डन लायन आगे बढ़ा। उसके जाइंट क्लॉस नीचे पड़े माउंटेन गेट को तोड़ गए। माउंटेन क्रैक हो गया। जहां जहां लायन चला वहां स्टेयर्स और साइड के माउंटेन्स गिरते गए। सब प्लांट कल्टीवेटर स्टन्ड हो गए। स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस होने के बाद भी ये जगह कागज की तरह टूट रही थी। माउंटेन ही इतना टेरिफाइंग था कि माउंट ही इतना टेरिफाइंग था तो उसके ऊपर बैठा हुआ हुआंग कितना टेरिफाइंग होगा। हायर लेवल्स को डेसोलेट बॉर्डर के इवेंट्स का पता था, लेकिन लोअर रेलम को नहीं पता था। इतनी कम एज में हुआंग इतना स्ट्रांग हो चुका था। ये सच में कांप गए थे सोचकर ही। किसी ने चिल्लाया, डेमन लॉर्ड को बुलाओ। मुड़ के देखा तो सेकंड एल्डर पहले ही भाग चुका था। सब लोग गेट के अंदर भाग गए। सीहाउ का इंटेंशन रैंडम मैसेकर करना नहीं था, इसलिए वो सिर्फ लायन पर बैठा आगे बढ़ता रहा। फिर भी प्रेफर सबको डरा रहा था। अंदर पैलेस और एंशिएंट ट्रीज थे। डार्क लाइट और स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरी जगह भरी हुई थी। अंदर से आवाज आई, हुआंग तुम यहाँ क्यों आए हो? सीहाउ ने सीधे जवाब दिया, तुम्हारी सेक्ट ने पहले मुझे मारना चाहा था। आज मैं तुम्हें हिसाब क्लियर करने आया हूँ। यहाँ अंदर से कहा गया, डेमन लॉर्ड यहाँ नहीं है। सीहाउ नीचे उतरा। उसके एक स्टेप से जमीन फट गई। माउंटेन्स कांप उठे। उसने कहा, अगर डेमन लॉर्ड नहीं आया तो वो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसने अपनी सेल्फ रिलीफ रेलम कल्टीवेशन को हाइड नहीं किया। उसका ऑरा पूरे माउंटेन रेंज को हिला रहा था। एंशिएंट फॉर्मेशंस एक्टिवेट की गई, लेकिन उनके क्रॉस करने से पहले कुछ भी करने से पहले कोर्स टूटने लगे। स्पेस में क्रैक्स पड़ गए। मेटेरॉइड्स गिरने लगे। सीहाउ खुद अटैक नहीं कर रहा था, सिर्फ उसकी ऑरा ही काफ़ी थी। अटैक्स उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आखिर डेमन सनफ्लावर गार्डन के लोग टूट गए। ग्रेट एल्डर आया, लेकिन गोल्डन लायन के एक रोर से ही वो ब्लड वॉमिट करने लगा। लायन ने उसे मार दिया। ग्रेट गोल्डन लायन ने गार्डन में सन्नाटा छा गया। सीहाउ ने ब्लैक सनफ्लावर सीड्स कलेक्ट किया। ये डिवाइन आइटम्स थे, ये कभी नहीं छोड़ेगा लूटना गाइस, ठीक है। कल्टीवेशन के लिए परफेक्ट। उसने कहा कि वो इनोसेंट को बिना वजह नहीं मारेगा, लेकिन प्रोवोक किया गया तो रूथलेस होगा। पैलेसेस टूट गए, तोड़े गया फिर टूट गया, समझ लो एक ही तरीका था, ठीक है। अंदर डिवाइन मटेरियल्स, मेडिसिन और फील्ड डेमोनिक सीड्स मिले। सीहाउ ने सब ले लिया और कहा, ये यहीं पर ग्रजेस सेटल हो गया। मतलब सारा रोड़ा खत्म हो गया, ठीक है। एक एल्डर ने वार्निंग देने की कोशिश की, लेकिन गोल्डन लायन के एक क्लॉ ने उसे उड़ा दिया। उसके बाद कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। यह रोड़ा खत्म हो गया ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सीहाउ ने, मतलब मैं तुम्हारे लिए वो ले रहा हूँ, अब से हम लोगों के भाई भाई हैं ऐसा हो गया अभी के लिए, समझ रहे हो ना। हाँ तो अब देखो यार, अब क्या करें भाई, मेरे को भी ना थोड़ा ना काम की वजह से प्रेशर आ गया, तो मेरा भी थोड़ा सा एनर्जी पूरी तरह से डाउन चल रही है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एपिसोड को। क्या करें यार, पूरा दिन अब भाई अब ऐसे ही लगेगा यार, हमें दिखाया जाता है
फियरलेस लायन इतना सेवेज था कि डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन के सारे प्लांट कल्टीवेटर्स डर के मारे कांप रहे थे। एक एल्डर था, लेकिन सिर्फ एक स्लैब में ही उसकी बॉडी कंप्लीटली शैटर्ड हो गई। सीन एक्सट्रीमली टेरिफाइंग था। इसी बीच बैंग के साथ पूरा पैलेस फ्लोर से कांप उठा। ये इसलिए हुआ था क्योंकि फी हाउ पैलेस को सीधे जमीन से ऊपर अप्रूट कर रहा था, मतलब उठा रहा था। सिर्फ ऊपर के स्ट्रक्चर्स नहीं बल्कि फाउंडेशन तक निकाली जा रही थी। उसका प्लान क्लियर था, पूरा पहले से उठा कर ले जाना। ये लूटिंग इतनी थ्रू थी कि डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन के लोग स्टंड रह गए। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई सेक्ट को इस तरह लूटेगा, रोप करेगा। मतलब सब कुछ पैक करो और साथ ले जाओ। सिंह ने गोल्डन लायन को एक किक दी और कहा, टाइम वेस्ट मत करो। मैं गेट पैलेसेस पवेलियन से सब कुछ लूट रहा हूँ। मैं सब कुछ लोअर रेलम ले जा रहा हूँ। गोल्डन लायन का फेस तुरंत बिगड़ गया। वो एक्सट्रीमली फ्यूरियस था। दूसरी फाइट जैसे प्लेस में जहाँ टॉप एक्सपर्ट्स भरे हुए थे, वहाँ भी किसी ने कभी इसके साथ ऐसा ट्रीट नहीं किया था, ना ही एम्परर क्लैंस ने। फियरलेस लायन ब्लड लाइन का स्टेटस हमेशा बहुत हाई रहा था। कोई क्लैन कभी उन्हें लो नहीं समझता था, लेकिन अब ये सच में एक माउंट बन चुका था, ऑलमोस्ट एक सर्वेंट। सिंह ने काम लिखा, अच्छे से बिहेव करेगा तो एक दिन तुझे फ्रीडम लौटा दूंगा। मोदाओ को अपना रोल मॉडल बना ले। ये सुन के ही गोल्डन लायन तुरंत शांत हो गया। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पूरी जिंदगी हुआंग को उठाकर घूमता रहे, चाहे सिंह कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों न हो। फिर भी और एक बूम के साथ ब्लैक ऑर्चिड माउंटेन के अंदर का जेड पैलेस एक के बाद एक टूटने लगे या फिर उठने लगे, ऐसा था, ठीक है, अप्रूट होने लगे। गोल्डन लायन ने फॉर्मेशन कोर्स तक सीज कर लिए थे, जो थोड़े बेटर कंडीशन में थे। प्लांट कल्टीवेटर्स अंदर ही अंदर कर्व कर रहे थे। ये मैन और बीस्ट दोनों की बिल्कुल लूनेटिक लग रही थी। जहाँ से गुजरते वहाँ एक ब्लेड ऑफ क्राफ्ट भी नहीं छोड़ते। गोल्डन लायन खुद थोड़ा एम्बेरस्ड हो गया और बोला, तुम्हारा लोअर रेलम इतना पुअर है क्या? माउंटेन गेट्स और पैलेसेस तक ले जा रहे हो? सिंह ने उसे एक नजर देखा और कहा, तो मतलब तेरे पास काफ़ी गुड आइटम्स है। डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन में लुक डाउन कर रहा है, मतलब नीचे नजर देख रहा है, ऐसा था, ठीक है। गोल्डन लायन तुरंत बोला, नहीं, जो भी था तुम सब पहले से लूट चुके हो। उसके बाद वो और ज़्यादा सीरियस लूट करने लगा। जो दिखे सब स्पेशल कंटेनर्स में भरने लगा। कुछ एल्डर्स के दिल में चीख निकल आई। बैंडिट्स, रॉबर्स पूरा डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन खाली कर दिया। चिल्ला रहे थे सभी लोग, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मन ही मन बोल रहे थे, ये बात था, ठीक है। उसने सामने दो वॉकिंग डिजास्टर खड़े थे। सी हाउ के हिसाब से एक सेक्ट जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से एग्जिस्ट कर रही हो और डेमन लॉर्ड का बेस हो, उसके पास शॉकिंग लेवल के ट्रेजर्स होना नेचुरल था। इसीलिए उसने पूरा लूट जस्टिफाइड कर रहा था, यानी मान के चल रहा था, ऐसा था, ठीक है ना। अब सिंह खुद लूट नहीं कर रहा था। उसने ये काम गोल्डन लायन को दे दिया था और खुद कामली पूरी तरह ऑब्जर्व करने लगा। फॉर्मेशंस और दाव और के बेसिस पर उसने डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन के रियल स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा लिया था। ये सच में एक टॉप लेवल सेक्ट थी। 3000 प्रोविंस में काफ़ी फॉर्मिडेबल ब्लैक ऑर्चिड माउंटेन का ग्रेट एल्डर डेमन लॉर्ड के बाद सेकंड पोजीशन पर था। लेट स्टेज सेल्फ सेवरिंग रेलम कल्टीवेशन। अगर ओल्ड डेमन लॉर्ड को इग्नोर करे तो यह सेक्ट का नंबर 2 था। सिंह ने जज किया डेमन लॉर्ड भी लगभग इसी लेवल के आसपास होगा। हो सके तो सिर्फ रिलीव रेलम के पीक पर यह सेक्ट टॉप इनहेरिटेंस थी। नॉर्मल स्मॉल सेक्ट्स में तो हेवनली डाइटी रेलम वाला ही सेक्ट मास्टर बन जाता था। वॉइड द रेलम वाले मेन फोर्स होते थे, लेकिन ऐसी इंसेंट इनहेरिटेंस में सेल्फ सेवरिंग रेलम लेट स्टेज मास्टर्स होना नॉर्मल बात थी। सिर्फ एक चीज अनएक्सपेक्टेड थी, एक और ओल्ड डेमन लॉर्ड का होना, जो काफ़ी मिस्टीरियस लगता था। सिंह ने पूरी जगह स्कैन की, लेकिन उस ओल्ड डेमन लॉर्ड का कोई ऑरा नहीं मिला। हो सकता था वो ज़्यादा रिटर्न ही ना करे, मतलब बाहर रहे ज़्यादातर। जब सिंह और गोल्डन लायन वहाँ से निकले, ब्लैक ऑर्चिड माउंटेन बिल्कुल शांत हो गया, ग्लूमी हो चुका था, पूरी तरफ से इज्जत लूट चुकी थी उसकी। उन्होंने कभी ऐसा डिजास्टर नहीं देखा था। पूरी डिमोनिक सनफ्लावर गार्डन खाली हो चुकी थी। मेन गेट, पैलेसेस, मेडिसिन फील्ड्स, डिवाइन स्प्रिंग्स, सब कुछ ले जाया गया था या फिर लूट लिया गया था, सीधी बात।
यहाँ तक कि डिवाइन वेन्स भी उखाड़ लिए गए थे। लोग ऑलमोस्ट रो देने वाले थे। ये सिर्फ रॉबरी नहीं थी, इनहेरिटेंस का एंड लग रहा था। बस एक ही पॉजिटिव बात थी, हुआंग ने मास किलिंग नहीं किया, यानी मैसेकर नहीं मचाया। गलती किसकी थी? बैक देन डेमन लॉर्ड ने हुआंग को मारना चाहा था। उसी का रिजल्ट आज सामने था। सी हाउ और गोल्डन लायन वहां से 5 एलिमेंटल प्रोविंस की तरफ बढ़ गए, जहां इमोर्टल माउंटेन थी। वही उसके पेरेंट्स, उसके क्लोज लोग और कुछ एनिमीज भी थे। लेकिन उसके जाने के बाद पूरे रीजन में हंगामा मच गया। उसने मैसेकर नहीं किया, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स की लूट ली थी। काफी सेक्ट मास्टर शौक में आ गए। कुछ लोग डर गए, अगर हुआंग उनके गेट पर आ गया तो क्या होगा। डेसोलेट बॉर्डर में हुआंग के अचीवमेंट्स ऑलरेडी फेमस थे, 9 हेवेंस तक हिल चुके थे। अब डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन के इंसिडेंट आगे आग की तरह स्प्रेड हो गया। 5 एलिमेंटल प्रोविंस बहुत वास्ट था। नॉर्मल कल्टिवेटर जिंदगी भर फ्लाई करते तो भी नहीं पहुंच पाते, लेकिन अब सिहाउ सेल्फ रिलीज रेलम में था। वो पूरे रीजन को ओवरलुक कर रहा था, फिर भी वो लो प्रोफाइल रखे हुए था। माउंटेन रेंजेस से ट्रैवल कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैं फिर से यहाँ आ गया हूँ। 5 एलिमेंट्स प्रोविंस में किंग फैमिली की 5 फेस माउंटेन फ्रेंड नहीं 5 आइसलैंड और इमॉर्टल माउंटेन थी। ये नाम किन फैमिली से जुड़ा हुआ था। सीहाउ के इमोशंस कॉम्प्लेक्स थे। इमॉर्टल माउंटेन से उसके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके पेरेंट्स किन फैमिली में थे। बैक देन किन फैमिली ने उसके ग्रैंडफादर ग्रेट डेमोनिक गॉड शी जोंगटियान को फाइंड आइसलेफ के माइंस में भेज दिया था, जहां वो ऑलमोस्ट मर गए थे। वो सोच रहा था, क्या फादर अभी भी यहीं है, क्योंकि सुना था कि सी जीलिंग गुस्से में यहाँ से छोड़कर चला गया था। वो इमॉर्टल माउंटेन के काफ़ी पास आ चुका था। अब सिचुएशन बिल्कुल अलग थी, फिर भी वो केयरलेस नहीं बना, क्योंकि 5 फेस माउंटेन ऑर्डिनरी नहीं थी। ये इमॉर्टल दाव से रिलेटेड हो सकती थी। इस बार वो सिर्फ पेरेंट्स से मिलने नहीं आया था, बल्कि किन फैमिली के सीक्रेट्स भी समझने आया था। इसी बीच गोल्डन लायन ने रोर किया। आगे प्लेसेस, वाटरफॉल्स और मेजेस्टिक पीक्स थे। कौन किंग फैमिली के सामने डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? दूर से आवाज आई। गोल्डन लायन भी हेजिटेट हो गया। उसे यहाँ इमॉर्टल दाव एनर्जी फील हुई। सीहाउ ने आंखें सिकोड़ ली। इसी वक्त किन फैमिली के डेप्थ से एक फिगर आया, यंग लुकिंग, हैंडसम, लुकिंग एक्सट्रीमली एंशिएंट। ये इमॉर्टल किंग था। किन नाम था, ठीक है। सीहाउ उसे पहचान गया। उसका नाम और ऑरा 9 हेवेंस के इमॉर्टल वैंग से काफी सिमिलर था। सीहाउ ने डायरेक्ट पूछ लिया, क्या तुम इमॉर्टल वैंग को जानते हो? इमॉर्टल किंग ने हल्की सी सिर्फ ली और बोला, लगता है तुम्हें लगता है कि मैं उससे जानता हूँगा। लॉन्ग लाइफ नाम वाले सिर्फ मैं और वो नहीं है, एक और भी है, इमॉर्टल मुंह ऐसा नाम था, ठीक है। और शायद वो हम दोनों से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। सीहाउ ने एक पल के लिए टर्न हो गया। एक और इमॉर्टल वो हमें दिखाया जाता है। सीहाउ सच में शॉक्ड था। उसके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था कि लॉन्ग लाइफ नाम से एक और पावरफुल इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है। इस बात के पीछे कोई नॉर्मल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। उसने उसके सामने खड़े 5 फेस माउंटेन के लॉर्ड इमॉर्टल किंग को देखा, मतलब उसको देख रहा था सीहाउ। इमॉर्टल किंग का अपीयरेंस बिल्कुल यंग था, रेड लिप्स, पता नहीं सब चीज था, ठीक है। देखने में लगता था, बल्कि रियल एज नहीं था, ठीक है। ब्लड रिलेशनशिप के हिसाब से वो सीहाउ के सीनियर जनरेशन का था, इसलिए सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड भी थी। इमॉर्टल किंग ने बताया कि जिस इमॉर्टल वैंग की जिक्र हो रहा है वो भी सुप्रीम लेवल का एक्सिस्टेंस है और उसकी कल्टीवेशन ईयर्स कम नहीं होंगी। उसके बाद इमॉर्टल किंग ने सीहाउ को एक फ्लोटिंग डिवाइन आइसलैंड पर ले गया। ये किन फैमिली का इनर डेप्थ से दूर था, ताकि ये क्लियर हो जाए कि उसका कोई हॉस्टाइल इंटेंशन नहीं है। आइसलैंड पर स्पिरिचुअल एनर्जी भरी हुई थी। स्ट्रेंज रॉक्स, लव ट्रीज, पर्पल ऑरा और प्योर हेवन, पूरे हेवन एंड अर्थ एसेंस। वहाँ स्टोन टेबल के पास एक इंटेलिजेंट वाइट एप स्पिरिचुअल फ्रूट्स और डिवाइन वाइन लेकर आया। मतलब बताया जा रहा शॉर्ट में, ठीक है। वहीं पर बैठे, वहां पर ये वो हो रहा था, भरी हुई थी, ऐसा लेकर आया था।
ऊपर लुआन बर्ड्स उड़ रहे थे। ये जगह ऑलमोस्ट इमॉर्टल रेलम जैसी लग रही थी। इमॉर्टल किंग ने बताया कि ये वही जगह है जहां वो मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है। जब सियाह ने लॉन्ग लाइफ के टॉपिक पर बात छेड़ी, इमॉर्टल किंग सीरियस हो गया। उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग लाइफ एक ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कैलेमिटी हो सकती है। एंशिएंट टाइम्स में इमॉर्टल किंग एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड जीनियस था। फेम बनाने के बाद वो इमेजिनेटेड रीजन में गया जहां वो भटक गया। वहां उसने एक स्ट्रेंज एंशिएंट एरिया डिस्कवर किया जो इमॉर्टल एनर्जी से भरा हुआ था, लेकिन जमीन पर हर जगह ब्लड था। एक मार्स पूरे डार्क रेड था और एक पूरे पूल लिक्विड से निकल रहा था जो ब्लड जैसा था। मतलब एक पूल से लिक्विड निकल रहा था जो कि ब्लड जैसा था। एक जैसे जैसे ही इमॉर्टल किंग वहां एंटर हुआ वो अनकॉन्शियसनेस हो गया। जब होश आया वो वापस 3000 प्रोविंस में था। तब उसने डिस्कवर किया कि उसकी बॉडी में एक एक्स्ट्रा बोन आ चुकी थी, इमॉर्टल बोन। उस पर बोन लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ था। उस बोन पर लॉन्ग लाइफ लिखा हुआ था, ठीक है। इसी वजह से उसने अपना नाम चेंज करके इमॉर्टल किंग रखा। ये डिसीजन उसने कॉन्सिक्वेंसली नहीं लिया था, बल्कि जैसे कोई इनविंसिबल फोर्स उसे इन्फ्लुएंस कर रही हो ऐसा था। बाद में वो एक एंशिएंट केव में कल्टिवेट करने गया, लेकिन एक सिंगल डार्क कॉम्प्रिहेंशन में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स बीत गए। जब वो बाहर निकला पूरी दुनिया बदल चुकी थी। वो यंग ही रहा, लेकिन उसके सब पहचान के लोग मर चुके थे। उसने बताया कि उसकी एक क्लोज फीमेल फ्रेंड ने सालों तक वेट किया, लेकिन बाद में मजबूरी में शादी करनी पड़ी। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स बाद उसकी ग्रेव भी नहीं मिली। ये सब उसके लिए डीप इम्पैक्ट छोड़ रहा था। इमॉर्टल किंग ने कहा उसका कोई रियल डिसेंडेंट नहीं थी। उसने अपनी पास्ट फ्रेंड के ब्लड लाइन से ही एक एडॉप्टेड सन लिया, जिससे इमॉर्टल माउंटेन की करंट ब्लड लाइन स्टार्ट हुई। मतलब ये डायरेक्ट ब्लड लाइन नहीं, ठीक है, एडॉप्टेड सन का ये ब्लड लाइन है, ऐसा है, मतलब वही था। बाद में उसकी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली ग्रो होती रही। अब अपेरेंटली उस इमॉर्टल बोन की वजह से उसे स्ट्रेंज विजन्स दिखने लगे। इमॉर्टल वॉर्स, ब्लड सीज, डार्क कॉस्मोस। सबसे शॉकिंग बात तब सामने आई जब इमॉर्टल मूव उससे मिलने आया। उसने बताया कि उसने भी उस ब्लड मार्स को विजिट किया था। वहां एक स्नो वाइट इन्फेंट थी जिसके साथ टेरिफाइंग ब्लैक नील्स और स्ट्रेंज रिमेन्स थे। वो इन्फ्रंट बाद में डिसअपियर हो गई। इमॉर्टल मुंह के पास बोन नहीं थी, लेकिन उसके बॉडी में एक स्ट्रेंज ट्रू ब्लड आ गया था, जैसे वो सुप्रीम बीइंग बन गया हो। उसने भी अपना नाम चेंज किया। वो इन्फेंट लेटर इमॉर्टल वैंग के नाम से जाना गया। इमॉर्टल किंग ने बताया कि इसी सच से डरकर उसने अपना इमॉर्टल बोन निकाल दिया, इसलिए वो सुप्रीम बीइंग लेवल तक नहीं गया। लेकिन सिहाव को गुस्सा आया तब जब उसने पूछा कि फिर ये बोन किन हाउ को क्यों दी गई। इमॉर्टल किंग ने एक्सप्लेन किया उसने पहले सर्वेंट्स पर टेस्ट किया था, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ी लेकिन कोई एबनॉर्मल इफेक्ट नहीं आया, इसलिए उसे लगा ये सेफ है। इमॉर्टल किंग ने एंड में सिहाव को वार्निंग दी, कुछ एंशिएंट इनहेरिटेंसेस और एग्जिस्टेंस को प्रवोक करना डेंजरस हो सकता है। ये सब शायद एक लॉन्ग लाइफ कैलेमिटी का हिस्सा है। डेमोनिक सनफ्लावर गार्डन का ओल्ड डेमन लॉर्ड वॉस्टिन सेक्ट का वैंग 6 गोल्डन बॉडी, ये सब नॉर्मल बैकग्राउंड से नहीं आते या फिर नहीं आया, ठीक है। मतलब वार्निंग दे रहे हैं 3000 प्रोविंस जितने सिंपल दिखते हैं असल में उतने ही डेंजरस और कॉम्प्लेक्स हैं। तो गाइस क्या लगता है आखिरकार 3000 प्रोविंस में है क्या ऐसा? चलो देखते हैं, आगे पता चलेगा। इमॉर्टल किंग ने अंडरवर्ल्ड अर्थ का जिक्र किया। उसने बताया कि वहाँ एक एक्सट्रीमली एंशिएंट कॉर्प्स मौजूद है जो इस ग्रेट एरा का नहीं है। उस कॉर्प्स में कोई लाइफ साइंस नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि उसे एक बहुत प्रीशियस कॉफिन में रखा गया है और उसके लिए सेक्रीफाइसेस भी ऑफर की जाती है। इमॉर्टल किंग के अकॉर्डिंग, किंग मतलब वही था, किंग ने किया, ठीक है, के अकॉर्डिंग अंडरवर्ल्ड अर्थ जैसे प्लेसेस में शायद सुप्रीम बीइंग ना हो, लेकिन वो जगह बहुत ही सिनिस्टर है। अगर उन्हें सीरियसली प्रवोक किया गया तो कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। सी हाउ यह सुनकर डिस्टर्ब हो गया। उसने याद किया कि डेसोलेट बॉर्डर में उसने अनडेड नाइट्स के बारे में सुना था।
जो बाद में 3000 प्रोविंस में आ चुके थे। ठीक है, पहले आ चुके थे वो लोग, और अंडरवर्ल्ड अर्थ में रुक गए थे। डिवाइन डार्क चाइल्ड जिससे सी हाउ का एनकाउंटर हुआ था, उसका बैकग्राउंड भी सिंपल नहीं था। इस डिस्कशन के दौरान दोनों के बीच कोई क्लैश नहीं हुआ, कन्वर्सेशन स्मूथ रही। सी हाउ ने रियलाइज किया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद जिस एग्जिस्टेंस को लेकर उसे ज़्यादा अनईजी फील हो रहा था वो इमॉर्टल वैंग था। ये कैरेक्टर बहुत ही मिस्टीरियस था। मेंग तियानजिंग जैसे एग्जिस्टेंस के सामने खड़े होने वाला, और फिर भी इतने हिडन सीक्रेट्स। सी हाउ ने स्नो वाइट इन्फेंट के पास मिले पुराने कटिंग स्किन और ब्लैक फिंगर नेल्स के बारे में सोचा। क्या ये सच में इमॉर्टल वैंग से रिलेटेड थे? ये पॉसिबिलिटी सामने आई कि इमॉर्टल वैंग का सेकेंड लाइफ शायद उस ब्लड स्वैम्प से जुड़ा हुआ हो। इस पॉइंट पर सी हाउ सीरियस हो गया और किन हाउ के बारे में पूछा। उसे डर था कि कहीं इमॉर्टल बोन के साथ कोई हिडन प्रॉब्लम ना हो। इमॉर्टल किंग ने कहा उसका इंटेंशन सिर्फ मदद करने का था। अगर कोई ऑमनियस चीज होती है तो पहले उस पर ही इफेक्ट आता और किसी पर नहीं। इमॉर्टल किंग ने बताया कि वो अनेजिंग हेवनली सोवरिंग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जिसकी एज नहीं बढ़ती, ऐसा था। ठीक है, 100,000 ईयर की स्लम्बर के बाद भी उसका आउटर अपीयरेंस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। उसके लिए वो टाइम बस एक इंस्टेंट जैसा था। सी हाउ ने पूछ लिया कि क्या उस बॉडी में कोई एबनॉर्मल चेंज डिटेक्ट हुआ? इमॉर्टल किंग ने कहा कि आउटर तरीके से सब नॉर्मल था, कोई लाइफ इम्प्रिंट नहीं मिली थी जो नॉर्मली इतने लंबे समय के बाद होना चाहिए था। ये बात सबसे बड़ी अननेचुरल थी। फिर भी सी हाउ ने अपना मेन पर्पस बताया। वो पेरेंट्स और यंगर ब्रदर से मिलना चाहता था। इमॉर्टल किंग ने कंफर्म किया कि सब सेफ हैं, उसके फादर भी वही मौजूद हैं। सी हाउ ने रिलीफ फील किया। मतलब ये सिर्फ बातें होंगी, ठीक है, कैसा मत कहना कि कुछ होगा करके। हमें बताया जाता है हाँ मैन, ये वही लड़की थी इस लड़की का भी जिक्र आया, अब याद रखना ये कौन थी। ठीक है, उसके चाइल्डहुड में सुप्रीम बोंग छीनने के बाद हमेशा उसके पास रही थी। जब सब लोग उसे छोड़ चुके थे तब वही उसे संभाल रही थी। बस बाद में सी हाउ स्टोन विलेज चला गया और उसे कभी दोबारा नहीं मिला। आमेन, ये लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना ये बात को। यानी कि वो लड़की है जिसने सी हाउ को हमेशा से प्रोटेक्ट किया था। इमॉर्टल किंग ने बताया कि अमान सेफ है, उसका टैलेंट एक्सेप्शनल था। वो एक समय के लिए चली गई थी लेकिन बाद में वापस आई और सी हाउ की मदर के साथ रही। फिर सी हाउ के ग्रैंडफादर उसे अपने साथ ले गए। उसके बाद सी हाउ फाइनली अपने पेरेंट्स से मिला। किन यिनिंग और सी विलिंग दोनों इमोशनल हो गए। दोनों का नाम है, ठीक है, किन यिनिंग उसकी मदर का नाम है और सी विलिंग उसके फादर का। कई सालों बाद अपने बेटे को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। किन यिनिंग बार बार रो रही थी जबकि सी विलिंग अपने बेटे के अचीवमेंट्स पर प्राउड कर रहा था। किन हाउ भी वहां था। उसे रिग्रेट था कि वो इंपीरियल पास से पहले ही भेज दिया गया था और फाइनल वॉर देख नहीं पाया। उसने सुना था कि सी हाउ ने एम्परर क्लैन तक को डिफीट किया। अब वो समझ गया था कि अपने भाई को सप्रेस करना कितना मुश्किल होगा। अगले 2 दिन रियूनियन में निकल गए। सी हाउ अपने पेरेंट्स को अपनी जर्नी बताता रहा। कभी खुशी, कभी टेंशन और कभी मिक्स्ड इमोशन सब थे। फिर सी हाउ ने एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा, आमन और ग्रैंडफादर कहाँ गए? इस पर सी विलिंग और किन यिनिंग दोनों सीरियस हो गए। उन्होंने बताया कि आमन सीक्रेटली फाइंड आइसलैंड गई थी सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। वहाँ कुछ स्ट्रेंज चीज़ें ट्रिगर हो गई और दोनों अभी भी फाइंड आइसलैंड में हो सकते हैं। ये सुनकर सी हाउ शॉक में आ गया है। वो फाइंड आइलैंड की डेंजर को सबसे अच्छी तरह जानता था। वहाँ की डेप्थ में एक ऐसी मिस्टीरियस ग्रेट केव थी जो शायद डेमोनिक सॉवरिंग या किसी इमॉर्टल से रिलेटेड थी। सी हाउ ने तुरंत डिसीजन लिया, वो फील्ड आइलैंड जाएगा। किन हाउ के साथ जाना चाहता था लेकिन सी हाउ ने उसे रोक दिया क्योंकि वो जगह अभी भी बहुत डेंजरस थी। इस ग्रेट एरा से सबसे पहले मेंग तियानजिंग के अलावा सिर्फ 3 एग्जिस्टेंस थे जो इमोर्टलिटी के करीब पहुंच
चुके थे या फिर कह सकते हैं पहुंचे थे, बताया जाता है। नाम पहला था किंग यू, ये किंग यू पहला नाम था, दूसरा था मो वुदाओ और तीसरा डेमोनिक सॉवरिंग। अब सिहा वापस उस जगह जाना चाहता था, इस बार सिर्फ सरवाइव के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी सच्चाई जानने के लिए। तो इस एपिसोड के यही तक कर सकते हैं गाइस। अब सिहा सच्चाई की तलाश में लग चुका है और क्या सच्चाई ये आपको आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगी। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।